अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस क्या लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ तौजीहात सामने रख दी हैं। इमरान खान साहब जो कि पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि ये सब कुछ डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को एक्सपोज करने की सज़ा मुझे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा रही है। दूसरी तरफ बाकी कायदीन ये कहते हैं कि बल्ले का निशान तो छिल गया लेकिन बायकॉट नहीं करेंगे, इलेक्शन में हर सूरत कंटेस्ट किया जाएगा। तीसरी तरफ कुछ और कायदीन जिनमें लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल हैं, उनकी ये राय है कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात गलत भी थे तो क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में इंतखाबात करवाती हैं। एक ऐसी डिबेट चल पड़ी जिसके बाद लगता ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के हवाले से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और प्रिडिक्ट ये कर रही थी कि शायद बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट भी उनकी झोली में डाल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि सेनेट में एक के बाद एक ऐसी करारदादें मंजूर हो रही हैं जिनसे लगता यह है कि ये करारदादें या तो किसी की एमा पर आगे भेजी जा रही हैं या फिर खुद जो सेनेटर्स हैं उनकी ये ख्वाहिश हो सकती हैं। लेकिन वो तमाम के तमाम आज़ाद सेनेटर्स हैं जिनकी तरफ से इंतखाबात को मौखर करने की करारदादें पेश हो रही हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि पिछले चंद रोज़ में जो करारदाद मंजूर की गई है सेनेट से, वो उसको एड्रेस नहीं कर सकता। इंतखाबात ने अपने वक्त पर ही होना है। इस पूरे सिनेरियो में जो कन्फ्यूजन पैदा करने की फिजा एक कोशिश की जा रही है वो ये है कि क्या इंतखाबात 8 फरवरी को हो भी सकेंगे या फिर नहीं हो सकेंगे। इंतखाबी निशानात के हवाले से खुद पीटीआई भी कंफ्यूज है। फिर पीटीआई नजरियाती के साथ जो उनका मुआहिदा सामने आया कुछ दिन पहले, उसके बाद ये कंफ्यूजन और बढ़ गया। तो मेरा ख्याल है कि प्रोसेस के शुरू से लेकर इख्तिताम तक इतने कंफ्यूजन्स पैदा हो चुके हैं कि खुद जो वोटर्स हैं उनको भी नहीं पता कि आया इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे भी या नहीं होंगे, और अगर होते हैं तो फिर उनके उम्मीदवारों को वो आखिर किस तरीके से वोट डाल सकेंगे। सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सही मायनों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक इंतखाबी मैदान में कूदती हुई और बड़ा प्रोएक्टिवली किरदार अदा करती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजूहत शायद यही है कि एक इबाम की फ़ज़ा अभी भी इलेक्शन के हवाले से मौजूद है। इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि पिलडाट के सरबरा भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और इलेक्शंस के हवाले से ख़ास तौर पर एक मुस्तनद आवाज़ पाकिस्तान की समझे जाते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर पहले तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले ये फरमाइएगा कि ये अगर कोई कमेंट आप मुझे दे सकें, ये जो बल्ले के निशान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये एज पर एक्सपेक्टेड था। पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये दरखास्त सुनी और फिर इसको पूरा 9 घंटे 10 घंटे की 2 दिन समाअत की और उसके बाद ये निशान वापस ले लिया। तो क्या सर एक्सपेक्टेशन थी ये तज्जियाकारों की भी कि ऐसा डिसीजन आ सकता है? बहुत शुक्रिया। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा ही लगता था कि ये होगा। उसकी वजह ये है कि मैं जब भी इलेक्शंस एक्ट को पढ़ता था, ख़ास तौर पे उसके सेक्शन 215 को, जिसमें ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को अगर वो अंदरूनी इंतखाबात काबिल कबूल तरीके से नहीं कराती अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और इलेक्शंस एक्ट के मुताबिक, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि उससे ये निशान वापस ले लें। तो मैं चूँकि डेवलपमेंट्स देख रहा था कि 2021 से उन्होंने इसको शो काज नोटिस दिया था, फिर उन्होंने उसके ऊपर कई दफ़ा उनके साथ गुफ्तगू हुई, उनके वकीलों को बुलाया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन कराए। तो इलेक्शन के 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जो इलेक्शन कराए वो भी काबिल कबूल नहीं थे। उसके ऊपर भी काफ़ी 1 साल तक ये डिस्कशन चलती रही उनके वकला के साथ। फिर एक बार मज़ीद उनको इलेक्शन कराने का मौका दिया गया, जो 20 दिन का वक्त दिया गया उसमें भी उन्होंने पूरा फ़ायदा नहीं उठाया, 9 दिन के अंदर इलेक्शन करा दिए। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जब मैं देख रहा था और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात भी पढ़ रहा था और साथ ही फिर मैं उसको जब इलेक्शंस एक्ट के इन दफ़ात के साथ मिलाता था, तो मुझे लगता था कि इलेक्शन के तहरीक इंसाफ अपने आप के साथ ज़्यादती कर रही है और वो जो एतराज़ात हैं उनको दूर नहीं कर रही, क्योंकि एतराज़ात जो थे वो जायज़ थे और इलेक्शन ठीक हो सकते थे थोड़ी सी कोशिश से। लेकिन पता नहीं कौन इनको मशवरे दे रहा था कि ऐसे इंतखाबात करा दिए जाएँ जल्दी में 9 दिन के अंदर और बाकी 11 दिन को पता नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल किया इन्होंने। अगर ये थोड़ी सी भी हिम्मत करते तो ऐसे इलेक्शन हो सकते थे जिसपे किसी को एतराज़ करने की ज़रूरत ना पड़ती। अच्छा बिलाल तो साहब, इसलिए मुझे सर लगता था ऐसे हो जाएगा। जी ठीक है। अच्छा सर, 2 सवाल। एक तो ये कि पीटीआई ने ये भी जवाब उठाया है कि
बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से करवाती हैं? सबको पता होता है कि किस सीट के ऊपर किसने कैंडिडेट ने खड़े होना है, उसी को सब सेलेक्ट भी करते हैं। चेयरमैन किसने बनना है, डिप्टी चेयरमैन किसने बनना है। नून लीग का हवाला दिया गया कि उन्होंने भी 6-6 8-8 महीने डिले किए। तो एक तो ये जो उनका एक मफरूज़ा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पे भी उन्होंने सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान या कोई भी इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार नहीं रखता है। इस पे आपकी क्या राय? देखिए, जो पहली बात है वो तो उनकी शिकायत किसी हद तक वजह है कि दूसरी सियासी पार्टियां भी तकरीबन इसी तरह से इंतखाबात कराती हैं। अमूमन बिला मुकाबला उनके लोग मुंतखब होते हैं। उसमें अब दो बातें हैं जिसका जो जो ज़रा फ़र्क है। एक तो बात यह है कि दूसरी सियासी पार्टियों ने अपने इंतखाबात के बारे में जो आइन में लिख रखा है, वो बहुत मामूली है, थोड़े से अल्फाज हैं और बड़ा सादा सा तरीक़ेकार रखा हुआ है। कोई बहुत लंबी टेक्निकल तफसीलात नहीं है। पीटीआई ने अपना पीटीआई का आइन बड़ा तफसीली है और उसके अंदर ख़ास तौर पे इलेक्शन के मुतल्लिक़ जो दफ़ात हैं और फिर जो बाद में रूल्स बनाए गए हैं, उसमें बड़ी तफसील के साथ दर्ज है कि इलेक्शन कैसे करवाए जाएँगे। अब चूँकि ये इलेक्शन करवाने के लिए कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है, हर पार्टी का आइन ही उसका स्टैंडर्ड है। तो जिस पार्टी का आइन 4-5-6 सफ़हात पे मुश्तमिल था और इलेक्शन के बारे में बहुत तफसीलात नहीं थी, उसके ऊपर एतराज़ करने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं था। लेकिन पीटीआई के मामले में चूँकि इतनी तफसीलात दे रखी थी, तो उन तफसीलात की रोशनी में ही फिर उनके इंतखाबात का जायज़ा लिया जा सकता था। एक तो बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनको भी बार-बार मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि उनको जैसे पीएमएलएन का इंतखाब 1 साल के डिले के साथ हुआ, तो पीटीआई का इंतखाब भी जिस वक़्त ड्यू था, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। उन्होंने कहा हम इस वक़्त नहीं करा सकते, कोविड का ज़माना है, तो 1 साल के लिए उनका इलेक्शन भी पोस्टपोन हुआ। ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवाया 1 साल के बाद, तो वो भी ठीक नहीं था। फिर अगला इलेक्शन उनको फिर 1 साल के बाद करने का मौका दिया गया। तो मौका तो इनको भी बहुत मिला है और दूसरी पार्टियों ने बहुत सिंपल ये रख रखा है कि हमारी नेशनल काउंसिल का इजलास होगा, उसमें कैंडिडेट अपने आप को प्रपोज़ करेंगे, सेकंड करेंगे, हाथ खड़े करेंगे और मुंतखब हो जाएँगे। तो ये कई पार्टियों ने ऐसे लिख रखा है। तो ज़ाहिर है उस पार्टी की फिर उसकी जो पड़ताल है वो भी वैसी नहीं होती जैसी पीटीआई की हुई थी। ठीक। तो ये उनके एतराज़ात तो दुरुस्त है। एक बात ये भी है कि इस दौरान हमारा इलेक्शन कमीशन उसके अंदर कभी ये कैपेसिटी नहीं थी कि इस किस्म की चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ कर सके। ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल डिटेल्स जमा कराती हैं पार्टियाँ और कैंडिडेट, उसको भी चेक करने की कोई कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन अब उनका पॉलिटिकल फाइनेंस विंग एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ हो गया है। उसमें पूरा स्टाफ भी मौजूद है, कोई 10-15 लोग हैं। एक अलग से सेक्रेटेरिएट बना दिया है उनका और एक अकाउंट्स के माहिर शख्स उनके डायरेक्टर जनरल है। तो वो अब इन चीज़ों को बड़ी बारीक-बीनी से भी देखना शुरू हो गए हैं। एक ये भी वजह है कि एक ऐसे वक़्त में उनका हुआ। फिर वो अकेले नहीं, अभी आपने देखा 13 पार्टियों को भी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक पार्टी को तो डिलिस्ट कर दिया है, कुछ को बिल्कुल। और को डिलिस्ट कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सिर्फ इन्हीं के एम्पावर साथ। भी हुए सर इलेक्शन एक्ट के बाद। आई थिंक थोड़ा सा उनको ये भी कोशिश की गई कि बेहतर किया जा सके। अच्छा सर, एक और सवाल पीटीआई से मुतालिक, फिर मैं आगे चलूंगी। वो ये कि ये जो अब पार्टी को इंतखाबी निशान तो नहीं मिला, लेकिन अगर एक पार्टी को इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो फिर उसके कैंडिडेट्स क्या आज़ाद ही हैसियत में लड़ते हैं, यही एक चॉइस होती है, या पीटीआई ने बैकअप में कोई और अल्टरनेट निशान जमा नहीं करवाया था? अगर इसके हवाले से थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें। और जो निशानात अब आज़ाद उम्मीदवारों को दिए जा रहे हैं, ये भी एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि वो इतने मज़ाक़ा ख़ेज़ हैं कि जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो उससे उनका भरपूर मजाक उड़ा सकते हैं। ये जो एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर चल रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, जो इंतखाबी कवानीन है उनकी एक लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद होती है, उनकी वेबसाइट पे भी लगी हुई है और उन्हीं में से कोई आप निशान ले सकते हैं। अच्छा। तो अब ये निशान देते हुए अमूमन उम्मीदवार से पूछा जाता है, लेकिन उम्मीदवार अवेलेबल ना हो और टाइम गुज़र रहा हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन शायद खुद भी उनको निशान अलॉट कर देता है। लेकिन अगर वो इलेक्शन के निशानात फ़नी हैं
या कोई अच्छे नहीं हैं, तो एतराज़ पहले करने वाली बात थी कि इस लिस्ट में ऐसे नाम क्यों हैं। नहीं लेकिन सर, ज़ाहिर है ये पीटीआई तो पहले ही, सॉरी आपकी कथा कलामी की माजरत, लेकिन क्या पीटीआई ने पहले नहीं कहा था कि इन केस अगर बल्ले का निशान वापस ले लेते हैं तो फिर अल्टरनेट हमें ये एक निशान तमाम उम्मीदवारों को मिल जाए? ऐसी कोई पॉलिसी है या नहीं है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जी। असल मसला हम्म। उनको प्रॉब्लम बल्ले के साथ नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई पार्टी इन चीज़ों पे अमल ना करे कि अपनी पार्टी के फंड्स का पार्टी फंड्स की सोर्सेज ना डिस्क्लोज करे हम्म। और अंदरूनी इंतखाबात ना कराए, तो फिर उसका लाजमी नतीजा है कि उनको कोई भी कॉमन सिंबल नहीं मिल सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी इसमें बल्ले की बात नहीं थी, कोई भी कॉमन हम्म। सिंबल नहीं मिलता, बिल्कुल वरना ठीक। बल्ले की बजाय कुछ और भी मिल जाता हम्म। तो भी उनको इतना नुकसान ना होता। लेकिन मसला यही है कि कॉमन सिंबल दो सेक्शन 215 के मुताबिक कॉमन सिंबल नहीं मिल सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक और अहम मसला सर, वो ये कि जहां हम डिबेट ये कर रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, वहां हम देख रहे हैं कि सेनेट में आज़ाद उम्मीदवार एक-एक करके करारदादें जमा करवा रहे हैं। एक जो करारदाद थी पहली, वो मंजूर भी हो गई और उसके बाद उसको इलेक्शन कमीशन को भेज भी दिया गया। ये अलग बात है कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सर ऐसे टाइम पे ये करारदादें पेश होना, फिर सेनेट में जो नॉर्मल रूल्स हैं उनको एक तरफ करके सेनेट के चेयरमैन साहब का उस करारदाद को पास करवाना, उसको इलेक्शन कमीशन भेजना, क्या आप ये समझते हैं कि इसमें कोई डिले का एलिमेंट मौजूद है, या इलेक्शन कमीशन ने तो एक्ट कर दिया उसके ऊपर, लेकिन ज़रूरत क्या पेश आ रही है सर हमारे सेनेटर्स को ये करने की? जो इलेक्शन कमीशन जो सेनेट के अंदर पहले एक करारदाद पास हो चुकी थी, वो तो आपको मालूम है कि किस कदर डूबियस किस्म की बिल्कुल। करारदाद थी, इसलिए 14 लोग मौजूद थे और जुमे के बाद अमूमन सिटिंग नहीं होती सेनेट की, ना कौमी असम्बली की होती है, क्योंकि लोगों ने अपने अपने घरों को जाना होता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज को जाना होता है। लेकिन उस दिन ख़ास तौर पे जुमे के बाद ये इजलास बुलाया गया, तो ज़ाहिर है लोग चूँकि जा चुके थे तो 14 लोग ही आए और पहले से प्लान बना हुआ था। तो चेयरमैन सेनेट मेरे ख़्याल में इस सारे ड्रामे के जो डायरेक्टर थे वो तो वही थे। अब उनकी अपनी चूँकि मुद्दत चेयरमैनशिप मार्च में ख़त्म हो जाएगी और कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि वो दोबारा री-इलेक्ट हों किसी पार्टी की तरफ से। तो वो भी ग़ालिबन ये चाहते होंगे कि ये मुद्दत किसी तरीके से एक्सटेंड हो जाए और उसकी एक शक्ल ये थी कि इंतखाबात ही अगर मुलतवी हो जाएँ, तो ज़ाहिर है फिर सेनेट के इंतखाबात भी नहीं हो सकेंगे मार्च में। कुछ लोग इस नए और उसमें सिर्फ चेयरमैन साहब ही नहीं हैं, कुछ और लोग भी हैं जिनके अपने जो पॉलिटिकल कैरियर है, वो इख्तिताम पज़ीर होते हुए नज़र आ रहा है उन्हें इन इलेक्शन के बाद। तो वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन एक लॉबी भी है, जो जेनुइनली ये समझती है कि इंतखाबात इस वक़्त ना कराए जाएँ। जिनको सिक्योरिटी खदशात का सामना है, मसलन जमीयत उलमा इस्लाम को वाक़ई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं बड़े शदीद किस्म के, ख़ास तौर पे मौलाना फज़लुर रहमान साहब को। बिल्कुल। तो वो ये चाहते हैं और ख़ास तौर पर जिन लोगों का ताल्लुक पुराने फाटा से है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा है। तो कुछ साज़िश का एलिमेंट भी हो सकता है और कुछ जेन्युइन खदशात भी हो सकते हैं। लेकिन मसला अब ये है कि हमारे इंतखाबात इस स्टेज पे मज़ीद पोस्टपोन होने को हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इलेक्शन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में तो 2, 4, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ऐसी हैं जहाँ बहुत हालात ख़राब हैं, वहाँ तो शायद इंतखाबात पोस्टपोन हो जाएँ। लेकिन पूरे मुल्क में उसकी वजह से इंतखाबात को पोस्टपोन किया जाए, तो इसमें खराबी ही खराबी है और पूरे मुल्क का बड़ा नुकसान है। पहले ही पोस्टपोन हो चुके हैं 2 दफ़ा, तो मज़ीद पोस्टपोन करने से मुल्क में ख़राबी का ख़दशा ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में इस वक़्त इलेक्शन तो पोस्टपोन नहीं होंगे, ना होने चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडाट के सरबराह और सलाहकार हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इलेक्शन के हवाले से अभी भी फ़िज़ा में बेयकीनी ज़रूर मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे किसी हद तक दूर करने की कोशिश की है कि करारदादें अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को ही उनका इनेकाद किया जाएगा। एक मुख्तसर वक़फ़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान वापस लेने के हवाले से जो फ़ैसला आया, उसके बाद जो क्रियोस हम फैलता हुआ देख रहे हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि जो इसके असरात हैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बल्ले के निशान वापस क्या ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि एक तूफान बदतमीजी हमने सोशल मीडिया के ऊपर बर्पा होता हुआ देखा पिछले 2 दिन के दौरान। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की किरदार कुशी की गई, जिस तरीके से उनके हवाले से मुख्तलिफ मीम्स बनाए गए, जिस तरह उनको जो जुबान उनके हवाले से इस्तेमाल की गई इंतहाई शर्मनाक थी। और सबसे बढ़कर ये कि जो भी कुछ हो, चाहे फैसला सही हो या गलत हो, उनको जस्टिस मुनीर से माजी के कंपेयर करना या जस्टिस साकिब निसार साहब का हवाला देना, जस्टिस सता बदियाल, मेरा ख्याल है शायद ही कोई चीफ जस्टिस ऐसे जो कि मुतनाज़ रहे अपने अदबार में, उनका जिक्र करके उनसे मंसूब करने की कोशिश की गई। बल्कि एक स्टेज पर तो ये भी कह दिया गया कि शायद जस्टिस फाइज ईसा साहब आज अपने ओहदे से रिटायर हो गए हैं और एक नए जस्टिस मुनीर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। अब देखना यह है कि तकनीकी बुनियादों के ऊपर यह फैसला जो भी था, क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई ने सही मायनों में इंतखाबात कंटेस्ट नहीं करवाए थे। और आज जमात इस्लामी ने भी एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि अगर तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई के गलत थे, तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में जिस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाते हैं, क्या वो मुनसिफाना होते हैं? इस तरीके से तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी निशानात को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? क्या पीटीआई ने वो लाइन क्रॉस की है जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती? क्या पीटीआई की जो वकला की टीम थी वो सही मायनों में इस केस को डिफेंड नहीं कर सके? इन्हीं तमाम इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए और सीरिया में जो जिस तरीके से इस केस के और फैसले के ऊपर डिबेट जारी है, इसी के ऊपर बात करने के लिए इस प्रोग्राम के डिटेल सेगमेंट में जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे साथ सीनियर सहाफी और तजियाकार और कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, इमरान वसीम साहब मौजूद हैं। इमरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा स्टूडियोज में मेरे साथ फरहान रिग साहब मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया की जो स्ट्रैटेजीज हैं उसका न सिर्फ ये कि उसके ऊपर काफी खुलकर बात भी करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर स्टैट्स के साथ अपने आर्गुमेंट को प्लेस भी करते हैं। आपका भी शुक्रिया फरहान। इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है सीनियर माहिर कानून और सीनियर लॉयर आरिफ चौधरी साहब। आरिफ साहब, सर आगाज आपसे पहले करना चाहूंगी क्योंकि फैसला है तो पहले चाहूंगी कि आपका ओपिनियन आए। ये फरमाइएगा कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जब पेशावर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इस दरखास्त को सुनना, इसके ऊपर स्पेशली पूरे 9 घंटे की हेयरिंग होना, फिर डिसीजन की तरफ जाना और इससे पहले जो रिमार्क्स आते रहे, आपके ख्याल में ये प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला मनफी ही आएगा? और जब ये फैसला आ गया उसके बाद जिस तरीके से डिबेट और क्रिटिसिज्म चीफ जस्टिस के ऊपर हो रहा था, आपके ख्याल में वो दुरुस्त था? बहुत शुक्रिया सना। बात सिर्फ इतनी है कि आज तक अदालतों के बारे में हमेशा जितनी तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, फैसले उन्होंने करने होते हैं लोगों की तकदीर के, तो इस लिहाज से तनकीद तो होती है। लेकिन मामला बड़ा यहाँ अजीब है। मामला ये है कि अगर तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड दुरुस्त रखें, केसेस के मामले में अपने आप को गैर जानबदार रखें और हर एक को मौका दें सुनने का और प्रॉपरली आर्ग्यू करने का और अपने तौर पर खुद आर्ग्यू ना करें केस, तो यकीन माने कोई भी शख्स जब तनकीद करेगा तो बड़ी तकलीफ होगी। यहाँ मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। चूंकि मामला मेरा ताल्लुक यानी उस पेशे से है कि हमारे पास तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम जज साहबान जो है उनके बारे में उनकी तौहीन का कभी सोच भी नहीं सकते कि कभी उनकी तजलील हो या वो इस सतह पे है। बल्कि माजी में मैं तो इस हद तक था, जब वाइस चेयरमैन था तो मैंने इस मौजू पे इख्तलाफ करके बहुत बड़ी कीमत भी अदा की थी। अपने जो दोस्त LFO के मौजू पे चाहते थे कि जजेस के नीचे से कुर्सियां खींच दी जाए, ये कर दिया जाए। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक बड़ी माजरत के साथ मैं यानी अर्ज करना चाहूंगा जी। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं था कि वो पार्टी बनता, क्योंकि ये मामला एक बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है उसने डिस्क्रिमिनेशन की है। 4 इशू जो आया, यानी सबसे पहला इशू जो था वो इस मौजू पे यानी तोशाखाना केस वाला था, फिर फॉरेन फंडिंग वाला था, फिर ये आया। यानी ये सारे इशूज जो हैं इसमें उन्होंने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को पूछा तक नहीं है कि जी आपके इंतखाब, सबके इंतखाबात जो है वो उसी तरह होते हैं जिस तरह पीटीआई के हुए। और यहाँ तक कि अभी आप उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा, वो पता नहीं क्या टेक्निकल उसका नाम है या क्या, तो उन्होंने यानी बाकायदा सर्टिफिकेट दे दिया है पॉलिटिकल पार्टी का और वो इलेक्शन में भी इजाजत है, उसको इंतखाबी निशान भी दे दिया है, बल्ले का निशान उन्होंने दिया है। और वो पार्टी वो है कि जिसके सारे के सारे इंतखाबात जो है वो हुए हैं बिल्कुल अपनी तौर पर यानी वन साइडेड हुए हैं और सब कामयाब होने वाले लोग जो हैं बिला मुकाबला हुए। तो आपने जब
तरह जानबदारी का रवैया इख्तियार किया। और उसके बाद फिर ये देखिए, जब से काजी साहब आए हैं, आपने एक रवैया देखा कि जब कोई भी शख्स इनकी मर्जी के खिलाफ आर्गू करना चाहता है तो उसके साथ वो करते हैं। यानी जब आप देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जब तक आप अपनी क्रीज के अंदर रहते हैं, किसी को लूज बॉल नहीं मिलती, कोई आपको नहीं कुछ कर सकता, आगे से छक्का या वो चौका नहीं दिखाता। यहाँ होता ये है कि काजी साहब हमेशा क्रीज से बाहर निकल जाते हैं। ये जब जाए थे उस वक्त भी मैंने ये बात की थी, जब चीफ जस्टिस बने तो उस दिन भी मैंने सबसे पहले ये बात आई ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कहा था कि फैसले देर से होने की वजह सिर्फ काजी साहब होंगे, क्योंकि हमारे सारे सर लेकिन माजरत आरिफ साहब, सर जितनी स्पीड से काजी साहब फैसले कर रहे हैं, मेरा ख्याल है माजी में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन चलिए मैं वापस आपके इसी पॉइंट से शुरू करती हूँ। आप बात कर रहे हैं कि वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। इमरान, मेरा ख्याल है कि कोर्ट में इसकी हवाले से खासी मरतबा देखते भी रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद। सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ आरिफ चौधरी साहब। इमरान, ये बताएं कि क्या वाकई काजी साहब के बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है जो बात आरिफ चौधरी साहब कर रहे हैं, और फिर ये कि वो कह रहे हैं कि उनके आने के बाद केसेस में डिले भी आता रहा है, क्या ये क्रिटिसिज्म उनके ऊपर जो हो रहा है उसको हम क्या उसके साथ जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी एक फैसला गलत आया और उसके बाद जो तूफान बदतमीजी बरपा हुआ, क्या वो जस्टिफाइड है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से बर्दाश्त करने के लिए उनके? देखिए सना, सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूंगा काजी फाइसर साहब के हवाले से, देखें कि जब ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस है, पहले तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि पार्टी सिंबल का केस नहीं था, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो आप जानती हैं कि मैं अपना वीलॉग भी करता हूं, उसमें मैंने अपने देखने वालों को पहले दिन से बता दिया था कि इस केस में जो भी फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिला या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता, हर सूरत में फैसला जस्टिस काजी फैसल साहब जो है वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अगर बल्ला होगा तो तहरीक इंसाफ को जरूर मिलेगा आइन और कानून के तहत, लेकिन अगर ना मिलता हुआ तो फिर उनको नहीं मिलेगा। जहां तक आपने सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी की बात की, तो आप इस केस को जरा एक चंद लम्हे के लिए साइड पे रख दें, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आप देखेंगे जब काजी फैसल साहब ने परवेज मुशर्रफ का केस टेकअप किया, उस पर क्या कहा गया कि परवेज मुशर्रफ साहब तो इस दुनिया में नहीं है, अब इस केस को क्यों टेकअप किया जा रहा है? भाई ये सवाल आप काजी फैसल से क्यों पूछते हैं? ये 2019 में केस आया था सना, ये 2019 में केस आया था। आप उन माजी के जजेस से पूछें, चीफ जस्टिस सवान से पूछें, उन्होंने क्यों नहीं टेकअप किया? ये 4 साल के बाद 5 साल के बाद उस केस को टेकअप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी तूफान बदतमीजी जो सोशल मीडिया पे किया गया वो भी आपके सामने है। इसी तरीके से भुट्टो रेफरेंस केस, वो 12 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा था। गुमशुदा अफराद एक लंबी लिस्ट है कि काफी मुश्किल केसेस पे चीफ जस्टिस साहब हाथ डाल रहे हैं और ऑब्वियसली उसका फिर उनको रिपरकशंस तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा फरहान साहब, सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज इमरान जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा साहब हर मुश्किल केस में हाथ डालते हैं, हर मुश्किल केस के बाद उनके खिलाफ एक भरपूर कैंपेन होती है, लेकिन जो आरिफ चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि उनके आने के बाद मसाइल बढ़ने थे, इससे कतई नजर सर जो सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन उनके खिलाफ चली है, जो भी कुछ है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हमने साकिब निसार साहब के गलत डिसीजन एक्सेप्ट किए, जस्टिस मुनीर के किए, सैकड़ों ऐसे जस्टिस सजाद हसन शाह साहब के हमने किए, तो फिर क्या वजह है कि हम इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनके किरदार, उनके डेजिग्नेशन को? जी देखें, इसके ऊपर हमें सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हमारे सामने रखने पड़ेंगे। मैं सर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इनको सामने रखें कि तहरीक इंसाफ के जो आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो 2017 में हुए और उसके बाद से उनको जून 2021, फिर जून 2022 और फिर दिसंबर 2023 में उन्होंने ऐसे इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जिनमें कागजात नामजदगी तक नहीं दिए गए थे। कि मतलब लोग खड़े इलेक्शन के लिए आ रहे हैं और उनको आप कागजात नामजदगी तक जमा नहीं करवाने दे रहे। और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में पार्टियां इस तरीके से सियासत भी करें और सियासत भी लेकर चलें। तो मुझे जो काजी साहब का एक रवैया नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है टुवर्ड्स द रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ ऐसी चीज है पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं कि जी हमें इंप्लीमेंट करवाने, लेकिन जब भी कोई इंप्लीमेंट करवाने लगता है तो हम उसको कहते हैं कि भाईजान नहीं, आप नजरिए जरूरत के तहत फैसला करें, आप देखें कौन सी पार्टी ज्यादा पॉपुलर है, कौन सी पार्टी की अक्सरियत ज्यादा है और आप उनके हक में फैसला करें। माजी में पाकिस्तान में ऐसी मिसालें हो चुकी हैं, ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है, मैं समझता हूं जितना हमने देखा है, कि एक शख्स रूल ऑफ लॉ के ऊपर फैसले करते जा रहा है और फिर उसको उस बात के ऊपर बुनियाद बनाकर उसको टारगेट किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर भी हमें
यही ट्रेंड नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन फरहान, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं, ठीक है आप लीगल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जब पेशावर हाई कोर्ट एक डिसीजन दे चुका था, उस डिसीजन का उन्होंने इंतजार भी किया, तो फिर जरूरत महसूस क्यों की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को टेकअप करती है और फिर बड़ा स्पीडली उन्होंने इस केस को सुना भी। जी जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्विकली अगर कमेंट कर दें। मुझे बिल्कुल, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो आइंदा 50 साल के बाद भी कोर्ट होगा। तो जब अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ तो फिर ये कि एक ऐसा फैसला कर देती जिसके बाद आज के 50 साल बाद भी कोई भी सियासी जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में दूसरों को कागजात नामजदगी तक ना देती और आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा देती और फिर उसको जायज समझा जाता और पाकिस्तानी इलेक्शंस में हिस्सा लेने के कायल करार दे दिया जाता। मेरे ख्याल से मुल्क के साथ इससे ज्यादा बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। अगर हमें किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत चाहिए, नौजवानों की पार्टिसिपेशन चाहिए, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल से इस अमल से पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी और मुस्तकबिल में हर सियासी जमात इन पर तवज्जो करेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान, एक तो आप कमेंट जो करना चाह रहे थे कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टेकअप क्यों किया, इसके साथ एक जिमनी सवाल भी है कि सर पीटीआई ने क्या गलती कर दी? सारी पॉलिटिकल पार्टीज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में यही होता है, सबको पता होता है चेयरमैन कौन होगा, को चेयरमैन कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कोई उसके खिलाफ नॉमिनेशन पेपर सबमिट ही नहीं करवाता मुकाबले के लिए, सबको पता होता है कि किसने बनना है, तो फिर सिर्फ पीटीआई के साथ ही क्यों? जी इमरान। देखें, इस फैसले से, जिस एंगल से हम इस फैसले को नहीं देख रहे, इस फैसले से सियासी जमातों में जमहूरियत आएगी। इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान काजी फायसा, मैं वही बता रहा हूं, इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान काजी फायसा क्या कहते रहे, उसने कहा छोड़े, जो आप सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को देने की बात करते हैं वो तो कागज का एक टुकड़ा है, मैं इन टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, आप अपना इलेक्शन दिखा दें। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपने टेक्निकलिटीज पूरी नहीं की, मैं उसके बावजूद भी आपका जो बनता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे आपको सिंबल मिलना है, मजीद जो चीजें मिलनी है आपको वो मिलेंगी, आप सिर्फ इलेक्शन दिखा दें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन नहीं दिखा सकी, कागज का टुकड़ा ही बार बार अदालत में दिखाया जाता रहा। अब इसमें एक और पॉइंट भी है, देखें ये जो पार्टी सिंबल के हवाले से या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला आया है, ये कोई 63A जैसा फैसला नहीं है जिसमें 5 जज साहबान ने बैठ के आइन की ऐसी इंटरप्रिटेशन की कि आप वोट डालेंगे, आपका वोट शुमार भी नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई भी कर जाएंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना था। इसी तरीके का फैसला जो आर्टिकल 62(1)(f) में लिखा गया, उसमें कहीं ताहयात नाहली का एक लफ्ज तक भी नहीं था, लेकिन आपने उसकी इंटरप्रिटेशन की कि यह ताहयात नाहली होगी, हालांकि पार्लिमान की मुद्दत ताहयात नहीं होती। आपने उस आर्टिकल की तशरीह ऐसी की कि यह बंदा तो ताहयात नाहल होगा। अब यह जो फैसला किया गया है, प्योरली जो कानून है, जो इलेक्शन एक्ट है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको देखते हुए किया गया है। यहां पे बात होती है आर्टिकल 17 की, कि आर्टिकल 17 को सरफे नजर किया गया। ये जितने भी फंडामेंटल राइट हैं सना, आप ये देखें, हम लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट है उस पर आ जाते हैं, हम जो आजादाना नकलो हरकत का जो आर्टिकल है उस पर आ जाते हैं, उसमें क्या कहा गया है और आजादी का राइट भी है, आजादी राय का राइट भी है। ये जो जितने भी राइट्स हैं ये मशरूत हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहें। मतलब एक बंदे ने कत्ल कर दिया है तो क्या वो ये फंडामेंटल राइट क्लेम करेगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में लिख दिया गया है, मुझे आप कैसे पकड़ सकते हैं, मैं जहां मर्जी आऊं, मैं जहां मर्जी जाऊं। भाई आप पे जो कानूनी कदगने हैं वो भी लगेंगी, आपके फंडामेंटल राइट भी हैं, लेकिन जहां आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे। अच्छा, आपकी बात सही है, लेकिन कानून फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए, है या नहीं? इस पे मैं आरिफ चौधरी साहब का टेक ले लेती हूँ। आरिफ साहब, सर कानून तो होना चाहिए, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह इंटर पार्टी इंतखाबात करवाती हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही 2 साल लटकाए रखा या फिर नहीं? और दूसरा सर, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के दबाव के ऊपर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको तीर के निशान ये अलॉट किए जा रहे हैं, तो ये इंटेंशनली कोशिश की गई। परवेज खटक साहब ने 6 माह पहले कह दिया था कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा, उनको सर किस तरह प्रिडिक्ट उन्होंने किया 6 महीने पहले? तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज प्री डिसाइडेड थी और इसमें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है वो दुरुस्त हो रही है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, इतनी ज्यादा प्री डिटरमिन्ड है ये चीज, इस हद तक है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन हो चुकी है वो भी ये है कि साफी साफी नहीं रहा, वकील वकील नहीं रहा, हर शख्स जो है जज जज नहीं रहा। ये जो हमारे दोस्त रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, मैं कुर्बान जाऊं इनके इस रूल ऑफ लॉ पे। क्या किसी जज को बतौर जज के फैसला करते हुए की हक पहुंचता है कि वो शख्सी तौर पर लोगों के ऊपर हमला करे, उसके नाम पे जाए और इतने कमेंट करे? मैं आपको एक अर्ज करूं, आज तक मेरा 40 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया प्रैक्टिस का, कोई जज जो बतौर जज के काम करता है, किसी वकील को या किसी क्लाइंट को जरूरत नहीं होती कि उसके साथ वो इस तरह की गुफ्तगू कर सके सामने। लेकिन जब पर्सनल हो जाता है लोगों के ऊपर और फिर आर्ग्यू नहीं करते, आप मुझे ये बताया था बाकी सबको छोड़ दें, यानी ये मेरे दोनों दोस्त वहां हमेशा मौजूद रहे हैं, क्या ये रवैया है एक बतौर जज के
कि एक 3 जगह से सवाल आ रहा है और अगर जवाब देने लगता है कोई तो उसे जवाब ही देने दिया जाता। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि उस पार्टी को कहा गया कि आपने जनाब कंपनी में जाके इलेक्शन तो करवाएं। यानी हालत उनकी ये है कि कोई बंदा बाहर निकलता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। एंड उस वक्त अभी किसी के ज़हन में, आज मुझे नहीं पता हम कब तक हैं और ये मेरे नौजवान दोस्त हैं, ये कब तक जिंदा है, लेकिन जो पाकिस्तान में फसल हम बो रहे हैं, हमारे बच्चे काटेंगे। क्योंकि इससे पहले जब नजरिया जरूरत आया था तो आज तक हमारी नस्लें और हम खुद काट रहे हैं। आप जरा मुझे ये बताएं कि उस वक्त जब चीफ जस्टिस साहब केस ये सुन रहे थे बदले वाला, उस तहरीक के इंसाफ का चेयरमैन जो है उसके घर में बाकायदा डाका पड़ा हुआ था, कौन रेड किया हुआ था, और वो कहते हैं कि अब हमें नहीं मालूम कि इसका घर भाई किसी का भी घर हो, आपको किसने ये इजाजत दी है कि आप उसके घर में दाखिल हो जाए? ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी इस तरह और फिर मैं आपको करूं जी क्विकली सर, आरिफ साहब से वक्त कम है सर। जी करके सबको मालूम है कि बटन ऑफ कर दिया गया कि इसकी कवरेज ना आए। यानी कि आप मुझे कहते अच्छा, हैं ये नुक्ता सर, ये नुक्ता मुझे इमरान से पूछने देना। ये आपने सही नुक्ता उठाया। इमरान, ये बताएं कि बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, इवन कोर्ट रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं कि वो डिसीजन हो गया, उसके बाद नॉर्मल होनी चाहिए थी चीजें, लेकिन कवरेज भी बंद कर दी गई, सहाफियों को भी बड़ा लिमिटाइज कर दिया गया। फिर ये एकदम तब्दीली क्यों आई? क्या जरूरत थी इस तब्दीली की? रूटीन में जो अगर कोर्ट ने सही डिसीजन किया उसको चलने देते। देखें, ये अभी आरिफ चौधरी साहब बात कर रहे थे कि मैं कोई कानूनी हवाले दे रहा था। बिल्कुल मैंने आइन के आर्टिकल्स का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने जो बातें की उसमें उन्होंने किसी भी आइन के आर्टिकल का, किसी कानून का हवाला नहीं दिया। मैंने सारे आर्टिकल का हवाला दिया। मैंने 62-63 का भी दिया, मैंने इसके अलावा आर्टिकल 17 का भी दिया, इलेक्शन एक्ट का 215 का भी दिया, सारे मैंने हवाले दिए। लेकिन बात यह है कि ये जो क्या मैं बता सकता हूँ सर क्विकली, आप दे रहे हैं ना, मैं जरा एक समय के लिए आप ये बताएं कि ये जो फैसला हुआ था, आप कहते हैं चौधरी साहब और मेरी बारी जे सर इमरान बात मुकम्मल कर ले, मैं वापस आपका कमेंट लेती हूँ। इमरान क्विकली कंप्लीट कर लें। जी, बात ये थी कि ये जो बात की जा रही है कि सहाफियों के लिए वहां पे कोई कदगन लगने जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है, उसका एक और इंसिडेंट हुआ है। ये जो बात दूसरी की जाती है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रुकी। लाइव स्ट्रीमिंग जब केसेस होंगे चलेंगे। आज जिस तरीके से केस हुआ है, आज ये कंटेम्प्ट वाला, ये अचानक से टेकअप हो गया। वापस आती हूं, उनकी बारी नहीं थी, वो बारी से पहले खड़े हो गए। अच्छा, तो जब बारी आनी थी तो वो लाइव स्ट्रीमिंग हो जानी थी, लेकिन बारी से पहले खड़े हो गए, वक्फा होने जा रहा था। और जहां तक साफियों की बात है, वो दरअसल हमारे कुछ डिजिटल मीडिया के साफी हैं, वो जाके एक जज साहब के गाड़ी के पीछे पड़ गए। और गाड़ी के जब पीछे पड़े तो जज साहब के साथ जो उन्होंने किया, उसके बाद ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड था। चलिए, पूरा हफ्ता बाकी है, अभी देख लेंगे अगर और केसेस भी होते हैं। अच्छा फरहान, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि सबकी ये राय है, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में, कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पूरी कैंपेनिंग होती है, ट्रोलिंग होती है, उसमें पीटीआई का हाथ होता है। आपके ख्याल में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तो इलेक्शन सर पर है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है ही नहीं। दूसरा ये कि जब जिसको रगड़ना हो उसको रगड़ दिया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, अमूमन जो लोग एंटी पीटीआई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। क्या कोई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से प्रिपेयर्ड हैं कि सोशल मीडिया पे आखिर अपना एजेंडा लेके कैसे चलना है, या दूसरी पार्टीज के साथ सीन कैसे फंसाने? ये तो मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो बिल्कुल फ्लैट है इसमें। जी देखिए, इसके ऊपर जो सबसे बड़ा रोल है वो आज के दौर की डिजिटल मीडिया इकोनॉमी का है। जैसे वो पहले भी सर बात कर रहे थे, बेसिकली होता ये कि आजकल सोशल मीडिया में एक जनरल ट्रेंड ये चल रहा है कि जब कोई बयानिया वक्ती तौर पर पॉपुलर हो जाए तो जितने भी लोग उस स्पेसिफिक बयानिए के हक में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, उनको डिजिटल मीडिया कंपनी से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अभी रिसेंटली ये एक्स के प्लेटफॉर्म से ही पैसे आने शुरू हो गए, इससे पहले यूट्यूब पे भी आपने देखा। तो चूंकि तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता 1 साल का एक मोमेंटम ऐसा बना हुआ है इमरान खान के ऑफिस से जाने के बाद कि जितने भी लोग उनके हक में बातें करते थे उनको ज्यादा व्यूज या लाइक मिलते थे। तो अब क्या हो रहा है कि जो वो लोग जो कि बज़ाहिर न्यूट्रल हैं या उनके शायद ख्यालात भी नहीं मिलते, वो लोग भी जब देखते हैं कि डिजिटल मीडिया इकोनॉमी का रुख एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ जा रहा है और एक खास बयानिए की तरफ जा रहा है, तो वो जबरदस्ती अपने ख्यालात को उस साइड पर मोल्ड करके उस बयानिए की हिमायत शुरू कर देते हैं। और फिर उससे क्या होता है कि उनके चैनल्स की या प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ ज्यादा होनी शुरू हो जाती है और उनको उन कंपनियों से ज्यादा पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया का जो मैकेनिज्म है वो इसको बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं और इस चीज के असरात फिर बाकी पार्टियों के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। आरिफ चौधरी साहब, सर क्विक कमेंट कर दे सर, वक्त खत्म हो चुका है। आप कोई बात ऐड करना चाह रहे थे इमरान के हवाले से? जी सुन रहे थे चीफ जस्टिस के तौर पर, उस वक्त ये मेरे दोस्त जो थे, इनके सामने आंखों के सामने मरियम नवाज तस्वीरें लहरा रही थी जज साहबान की और तस्दीक कर रही थी, और मरियम औरंगजेब
कह रही थी कि हम इनके घरों में घुस कर मारे। बिल्कुल। उस समय सोशल मीडिया जो कह रहा था, कर रहा था, वो नजर नहीं आ रहा था। मैं समझता हूँ कि जो अगर वो गलत करते थे, वो भी अपनी क्रीज से बाहर निकल के वो काम उन्हें नहीं करने थे, और अताब अदयाल को जो वो कर रहे थे, तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी जो ताकतवर थी, जिनके हमारे दोस्त भी बहुत ज्यादा उन्हें पसंद करते हैं, उनकी ताकत का ये नतीजा था कि किसी ने उन्हें नोटिस तक जारी नहीं किया कि आप तौहीन अदालत, वरना एक आम आदमी तौहीन अदालत करता है तो उसको फौरी तौर पर सजा दी जाती है। ये मामला आपका अपना क्या धरा होता है, नहीं, जो सर, अदालत बिल्कुल। के अंदर आप है, उसी की बिल्कुल जी, परछाया होता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, फरहान बेग साहब और इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद। यकीनन हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मुश्किल दौर में तनकीद करती है इदारों के ऊपर, लेकिन इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद की जा रही है, जो सर हैं वो शर्म से झुक चुके हैं। इंतहाई बदतमीजी जो है उस लाइन को क्रॉस करने की भी कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है उनका इमेज यकीनन पाकिस्तान के लिए भी अफसोस का मुकाम है। फैसले चाहे जो भी हों, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को जमहूरी तौर पर अपने किरदार और साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस से उसको गलत साबित करना होता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।